Hello students, now we will continue with the last portion of today's lecture, that is issues in international, that is foreign investment. लास्ट लेक्चर जो चल रहा था हमारा टॉपिक, उसमें हम देख रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में रह सकता है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन से हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले रिजिड लेबर लॉ। एक अलग अलग कंट्री में जो लेबर लॉज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई कंट्री में वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कई में वो लिबरल होते हैं। तो ऐसे में अगर लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पर बिजनेस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि हर जगह अगर रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे तो उसमें बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारे इंस्पेक्शन फॉर्मेलिटीज़ बहुत रहती है। तो वहाँ पर रिजिड अगर लॉज हैं तो बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो सबसे पहले ये जो इश्यू है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो देखना पड़ता है कि रूल्स कैसे हैं वहाँ पर। अगर बहुत रिजिड होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पर उतने इजीली आप बिजनेस नहीं कर सकते। देन करप्शन। ये जो करप्शंस है, ये भ्रष्टाचार है, इसका बहुत जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन में होता है। अभी करप्शन की वजह से बहुत सारे इंटरफियरेंस होते हैं, बिजनेस डिसीजन बराबर ले नहीं सकता, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हो सकता है ब्राइबरी में देना पड़े, हो सकता है उन्हें कुछ हफ्ता देना पड़े। तो इस प्रकार की अगर वहाँ पर व्यवस्था होगी तो वहाँ पर बिजनेस के लिए पोषक वातावरण नहीं है, तो बिजनेस चलाना उतना आसान नहीं होता। तो करप्शन भी एक सबसे मेन है कि वहाँ किसी देश में करप्शन का स्टेटस, करप्शन किस हद तक फैला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बिजनेस करना उतना आसान नहीं होगा। डिफरेंस इन इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस लेवल। हर देश में जो लेबर है या मैनेजरियल जो कैपेसिटी होती है, स्किल होती है, उसकी एक अपनी एक इफिशिएंसी होती है। वो इफिशिएंसी अगर उस देश में ज़्यादा है तो वहाँ पर बिजनेस करना आसान होगा। इफिशिएंसी लेवल अगर लेबर की या स्किल कम होगी तो वहाँ पर बिजनेस करना उतना आसान नहीं होगा। देन सबसे मेन है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है। अगर कहीं पर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट वहाँ पर सपोर्टिव रोल में है क्या। बहुत बार गवर्नमेंट अगर बिजनेस करने के लिए या इंडस्ट्री को चालू करने के लिए, फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए अगर सपोर्टिव है तो वहाँ पर बिजनेस करना आसान हो जाता है, लेकिन वही अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है तो बिजनेस करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन। अगर आपको फैक्ट्री चालू करना है किसी कंट्री में और वहाँ पर लैंड एक्विजिशन के जो नियम हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट अगर हैं या बहुत वहाँ पर फॉर्मेलिटी है तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, कोर्ट में मैटर रहेगा, तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, या स्टार्ट होगा भी तो बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर लैंड एक्विजिशन के नियम अगर ईजी होंगे तो वहाँ पर बिजनेस करना आसान होगा। टैक्स रेट। जिस देश में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पर या पैसा इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो कोई भी कंट्री वहाँ पर, कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो टैक्स रेट जो है कंफर्टेबल रीजनेबल लेवल पर होने चाहिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज। आजकल हर कंट्री में इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो पॉलिटिकल मतलब पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या अदर इन्वायरमेंट के इश्यूज जो रहते हैं उसके बारे में अगर वहाँ का देश बहुत स्ट्रिक्ट है या वहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो भी चीज़ें उस कंपनी को देखना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर देश में, वहाँ पर अवेलेबिलिटी है क्या लेबर की। जो स्किल लेबर हमें चाहिए, उस कंपनी को चाहिए, वो स्किल्ड लेबर ही अगर उस देश में अवेलेबल नहीं होंगे तो बिजनेस वहाँ पर अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई फॉरेन कंट्री को किसी देश में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो वहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो ही वहाँ पर बिजनेस फ्लरिश होगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है, आज कोई गवर्नमेंट है, 2 साल के बाद और कोई गवर्नमेंट है, 6 महीने में गिर जाती है, इस प्रकार की अगर व्यवस्था होगी तो कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी, कोई एक पॉलिसी नहीं बनेगी, और ऐसे कंडीशन में कोई भी फॉरेन कंट्री उस देश में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना आवश्यक है। देन कैपिटल मार्केट। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उस देश का कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट कितना डेवलप्ड है,
कितना बड़ा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जितना इस्टेब्लिश्ड और जितना बड़ा वो मार्केट होगा, उतना ही वहाँ पर ज़्यादा पैसा फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करना चाहेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अगर वहाँ पर है, कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, देन बेसिक जो चीज़ें होती है किसी भी देश में, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बराबर है कि नहीं है, वाटर सप्लाई बराबर है कि नहीं है, रोड की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की दूसरी व्यवस्था है कि नहीं है, ये अगर व्यवस्था बराबर नहीं है, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है किसी देश में, तो वहाँ पर कोई भी कंट्री ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो करना नहीं चाहेगी। देन नेक्स्ट टॉपिक, इश्यूज इन फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अभी इसके जो पहले हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते समय क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब इक्विपमेंट है, प्लांट है, मशीनरी है या स्किल्ड लेबर है, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आती है। तो ये ट्रांसफर करते समय भी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बहुत सारे इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। पहला है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये होगी, उतना ही वो ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या स्किल्ड लेबर चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो कम से कम होनी चाहिए। तो वो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा या बहुत कम क्वांटिटी में होगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इसका जो बेनिफिट है ये डेवलप्ड नेशन को ही ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे अपग्रेडेड या सबसे अपडेटेड, सोफिस्टिकेटेड ये वेस्टर्न कंट्री में ही है, यूरोपियन कंट्री में ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। हर एरिया में आप देख लो, चाहे फार्मेसी हो या कोई भी प्रोडक्शन टेक्निक हो, डेवलप्ड नेशन में ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आपको अपडेटेड मिलेगी। तो वहाँ से अगर कोई डेवलपिंग कंट्री, मतलब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, तो वहाँ से अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी ला रही है तो खरीदना पड़ेगा। तो पैसा जो है ये डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ चला जाएगा। तो बेनिफिट जो है इसका ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, ये किसको मिलेगा? डेवलप्ड नेशन को ही हो रहा है। तो डेवलपिंग जो कंट्री है उनको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उतना टेक्नोलॉजी वो इम्पोर्टर्स है। ठीक है। देन कॉस्टली प्रोसेस से आपको टेक्नोलॉजी कोई भी खरीदना है तो बहुत खर्चीला काम है और पैसा आपको पे करना पड़ेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेस्टर्न कंट्री है या बहुत सारे जो देश हैं, वो जो पिछड़े जो देश है वहाँ पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देती है, जो ऑलरेडी उनके देश में आउटडेटेड हो चुकी है, उसको ऐसे देशों में बेचती है जहाँ पर टेक्नोलॉजिकली उतना अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से और टेक्नोलॉजी का उतना बेनिफिट उस देश को नहीं हो पाता। देन आईपीआर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज होते हैं, वो लॉज जो है ये डेवलपिंग कंट्री में उतने स्ट्रिक्टली उसका फॉलो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से बहुत बार कॉपीराइट का वायोलेशन, बहुत बार जो इस प्रकार के कॉपीराइट के मैटर्स आते हैं, डिज़ाइन वायलेशन के आते हैं। तो ये आईपीआर जो है इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो उसका बेनिफिट ये डेवलपिंग कंट्री को उतना नहीं हो पाता। एडमिनिस्ट्रेटिव या जो इंस्टीट्यूशनल जो लेवल की जो एक मशीनरी होती है किसी भी देश में, ये देखने के लिए कि ये फॉरेन ट्रांसफ़र बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पर उतना प्रोमिनेंटली मॉनिटर नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन प्रोवाइडर एंड गिवर। अब टेक्नोलॉजी देने वाला एक व्यक्ति होगा, टेक्नोलॉजी लेने वाला एक व्यक्ति होगा, तो दोनों के बीच में अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। देन वी विल सी द इश्यूज इन प्राइसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी जो इश्यूज होते हैं प्राइसिंग के रिलेशन में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल। हर देश में गवर्नमेंट जो है ये कंट्रोलिंग मोड में होती है कि बाहर से आने वाले जो चीज़ें हैं उसके प्राइस कितनी हो जाए। तो वो जो प्राइस बैंड है मैक्सिमम मिनिमम ये फिक्स कर देती है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, उतना फ्रीली बिजनेस जो है वो हो नहीं पाता। डाइवर्सिटी इन, अब जो प्राइसिंग है ये प्राइसिंग के अपने आप में इतने तरीके होते हैं कि उसमें से अडॉप्ट कौन सा करना, ये कभी कभी कंपनी को चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं, आप प्राइस को कम रख सकते हैं,
ठीक है, तो कौन सी प्राइस को रखा जाए उस देश में, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्राइसिंग की रेंज जो है ये बहुत होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट की रेंज आपको अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग मिलेगी। आपको कार जो है ये सस्ती से सस्ती भी मिल जाएगी और महंगी से महंगी भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी है, तो वो जो है डाइवर्सिटी इन प्राइसिंग, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जितना होम कंट्री मतलब जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर अगर इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो बट नेचुरल है कि बिजनेस करना या ट्रांसफ़र करना मतलब प्राइसिंग को डिसाइड करना ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ी हुई है और एक लेवल के बाद प्राइस को आप बढ़ाओगे तो बिजनेस में उतना टर्नओवर हो नहीं पाएगा। तो इन्फ्लेशन अगर होम कंट्री में है तो वहाँ पर प्राइसिंग के रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इंडिया में जीएसटी अभी इंप्लीमेंट हुआ है या बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग देश में होते हैं, तो जितना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा उतनी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी और उतना जो है वो प्राइसिंग को डिसाइड करना या आसान नहीं रहेगा। देन करेंसी वैल्यू, मतलब जो इंडिया की जो करेंसी वैल्यू है ये फ्लक्चुएशंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, अप डाउन आते हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दीज आर द इश्यूज इन प्राइसिंग इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट जब रेगुलेट करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या ये सब मैटर्स को, तो वहाँ पर कौन से प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करना पड़ सकता है या गवर्नमेंट क्या इसमें कर सकती है। तो सबसे पहले इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर इंपोर्ट को कम रखना है, आइडियली गवर्नमेंट की चाहती है कि इंपोर्ट को कम रखा जाए, क्योंकि इंपोर्ट आप जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा आपको पेमेंट बाहर के देश में करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा पैसा आपके देश में कम हो जाएगा। तो उसके लिए इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ा देगी। नॉन टैरिफ मतलब कुछ ऐसे तरीके जो टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करेगी लेकिन एक कोटा डिसाइड कर देगी, या कुछ ऐसे तरीके कि जहाँ से मतलब जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट को कम रखा जा सके। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अगर फॉर एग्जांपल कि हम डोमेस्टिक कंट्री में ही अगर जो गुड्स अवेलेबल है वो कम है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट को कम रखना चाहेगी, सो एज टू मेक अवेलेबल दीज गुड्स फॉर आवर पीपल, मतलब हमारे देश के लोगों को वो गुड्स अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसलिए उस पर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा सकती है या बाकी की चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है एक्सपोर्ट को कम रखने के लिए। इंपोर्ट को लिबरलाइजेशन, अगर गवर्नमेंट को ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हमारे देश में कम है, स्केयर्स है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो वो अवेलेबिलिटी कैसी बढ़ेगी, हम इंपोर्ट को जब बढ़ाएंगे। इंपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम इंपोर्ट को क्या करें, नियम को शिथिल करें, लिबरल एटीट्यूड, उदारवादी अगर गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी होगी तो इंपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को किस प्रकार से हम बढ़ा सकें, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे जो एक्सपोर्ट करने वाले जो यूनिट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको सब्सिडी दे सकती है, उनको बेनिफिट दे सकती है, अलग अलग प्रकार के उनको फायदे दे सकती है गवर्नमेंट, सो एज टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट। लीगल फॉर्मेलिटी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, उसको अगर वो ईज है, मतलब वो गवर्नमेंट उसको आसानी से करने दे रही है तो बिजनेस होगा। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो ये इंटरनेशनल बिजनेस आसानी से नहीं हो पाएगा। सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव अंडरस्टैंड द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, मैनेजरियल implications and the issues in foreign investment, technology transfer, pricing and government regulations.